नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। दुनिया में एक ऐसा देश है जो भारत के छोटे राज्य हरियाणा के क्षेत्रफल में आधा है और उसकी आबादी भी हरियाणा की आबादी के मुकाबले आधे से भी कम है। 90 लाख की आबादी वाला है देश इजराइल और आज की तारीख में वह दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की जमात में खड़ा है। इजराइल जिसकी तूती बोलती है, जिस टकराना कोई नहीं चाहता, जिसकी जिद के आगे अमेरिका की भी नहीं चलती और जो हिंदुस्तान जैसे देश को भी बड़ी तादाद में सैन्य साजो सामान देता है, वह इजराइल। और हमास या फिलिस्तीन जैसे दुश्मनों पर जो कहर बनकर टूटता है, वह इजराइल। इजराइल का जिक्र करने के कई कारण हैं। इस देश के जरिए यह समझना आसान हो जाता है कि कैसे एक छोटा सा मुल्क बेहिसाब ताकतवर हो सकता है, कैसे रेत में हरियाली पैदा की जा सकती है, कैसे चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद सबको पानी पिलाया जा सकता है और कैसे आज की तारीख में इजराइल राष्ट्रवाद के मामले में दुनिया के सामने बेहतरीन मिसाल है। अगले कुछ दिनों में इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की जगह नए गठबंधन के नेता नफ्ताली बेनेट प्रधानमंत्री का ओहदा संभाल लेंगे और एक नई सरकार वहां आ जाएगी। जो लोग नफ्ताली बेनेट को जानते हैं उनको ये पता होगा कि इजराइल का यह सत्ता परिवर्तन हमास जैसे आतंकी संगठन या फिर इजराइल के दुश्मनों के लिए बुरे सपने की तरह होगा। उन सब की शामत आने वाली है। बेनेट कट्टर यहूदी हैं और अपने देश इजराइल को हर कीमत पर आगे ले जाने की बात लगातार कहते रहे हैं। बेनेट वो शख्स हैं जो कहते हैं कि आतंकवादियों को छोड़ते क्यों, मार दो। आगे बढ़ने से पहले इजराइल को समझ लेते हैं, वरना यह जानना मुश्किल होगा कि कैसे असंभव को संभव किया जाता है। दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर आप अपनी पूरी ताकत से उसे हासिल करना चाहते हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, उन्हीं दिनों मई 1948 में फिलिस्तीन के अंदर यहूदियों के लिए एक अलग से देश बनाया गया, इजराइल। पहले इसकी पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं। जब पहला वर्ल्ड वॉर हुआ उस समय फिलिस्तीन ऑटोमन साम्राज्य का एक जिला था और आप जानते हैं कि पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य को ब्रिटेन और उसके साथी देशों के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद वह पूरा इलाका ब्रिटेन के कंट्रोल में आ गया। इस इलाके की स्थिति थोड़ी अलग थी। अरबी लोग तो यहाँ रहते ही थे, लेकिन यहूदी ऐतिहासिक आधार पर इस इलाके पर अपना दावा करते थे और लंबे समय से यहाँ रह भी रहे थे। इसका कारण था यहाँ का शहर यरूशलेम, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। जिसे यहूदी अपना पवित्र धर्मस्थल मानते हैं, वह यरूशलेम। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हजारों यहूदी दुनिया भर से इस इलाके में आने लगे। यह ऐसा समय था जब यहूदियों को यूरोप और रूस में यातनाएं सहनी पड़ रही थी। दूसरे विश्व युद्ध में जब हिटलर ने यहूदियों पर कहर बरपाया तो वे भागकर इस इलाके में आ गए। जब दूसरा वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो ब्रिटेन ने फैसला किया कि अब फिलिस्तीन के बारे में संयुक्त राष्ट्र निर्णय ले कि क्या करना है। संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को 3 टुकड़ों में बांटने का सुझाव दिया। एक फिलिस्तीन जहां अरब मूल के लोग रहेंगे, दूसरा इजराइल जहां यहूदियों का रहना होगा और तीसरा यरूशलेम जो संयुक्त राष्ट्र के नियंत्रण में रहेगा। यह बात कहने की थी, लेकिन तब से लेकर आज तक यरूशलेम पर ज्यादातर नियंत्रण इजराइल का ही रहा है। यह बंटवारे का जो फैसला था वो यहूदियों को बहुत पसंद आया। सदियों पुराने सपने के पूरा होने जैसा था। उन्होंने तुरंत इसको स्वीकार कर लिया और अमेरिका ने हाथों हाथ मान्यता दे दी। लेकिन यह प्रस्ताव अरब मूल के फिलिस्तीनी लोग तो छोड़िए, अरब देशों को भी गले नहीं उतरा। नतीजा ये हुआ कि मिस्र, जॉर्डन, इराक और सीरिया जैसे आधा दर्जन देशों ने इजराइल पे हमला कर दिया। अभी अभी पैदा हुए देश को युद्ध में जाना पड़ा, लेकिन यहूदियों को पता था कि युद्ध अगर वे हार गए तो उनका वजूद खत्म हो जाएगा, फिर दुनिया में कहीं कोई उनका अपना देश नहीं होगा। इसलिए वो इस जज्बे के साथ लड़े और अरब देशों को धूल चटा दी। जब इजराइल के साथ अरब देशों का समझौता हुआ तो गजब का खेल हुआ। जिस फिलिस्तीन को बचाने के लिए अरब देश जमा हुए थे, उन्होंने फिलिस्तीन को हथिया लिया।
जॉर्डन नदी के पश्चिमी हिस्से, जिसे वेस्ट बैंक कहा जाता है, जॉर्डन ने कब्जा जमा लिया और मिस्र ने अपने नियंत्रण में गाजा पट्टी को ले लिया। इसका मतलब ये हुआ कि फिलिस्तीनियों के हाथ से वो हिस्सा भी चला गया जो उन्हें यूएन ने दे रखा था। अरब देशों के इस युद्ध का नतीजा ये हुआ कि करीब 7.5 लाख से अधिक फिलिस्तीनी अपने ही देश में बेघर हो गए। 1948 में पैदा हुआ फिलिस्तीन का शरणार्थी संकट और बढ़ गया। एक देश खत्म होता चला गया और उसके बाशिंदे उजड़ते चले गए। दूसरी तरफ इजराइल है, जिसकी आबादी 90 लाख के आसपास है, लेकिन जब देश बना था तब कुल जनसंख्या 6 लाख के करीब थी, और वह भी तब जब दुनिया भर के यहूदी आकर यहाँ बस गए। एक रेतीला इलाका रेत और पत्थरों से भरा हुआ, ना कुछ उग सकता था और ना ही कुदरत ने तेल या फिर कोई खनिज संपदा यहाँ दे रखी थी। जब आप अंदाजा लगाइए कि कितने जीवट के वे यहूदी हैं जो इस बंजर धरती पर लहलहाती खेती खड़ी कर चुके हैं। जिस देश के बारे में कहा जाता था कि वह कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा, वह आज हाईटेक सुपर पावर है। दुनिया में सबसे ज्यादा आधुनिक हथियार बेचता है और दवाइयों के बहुत से पेटेंट उसके पास है। इजराइल अपनी जीडीपी का 4.5% खर्च रिसर्च पर करता है और कहा जाता है कि दुनिया भर में इजराइल के जासूसी उपग्रह का कोई जवाब नहीं है। आज जिन 2-4 देशों की सबसे स्थिर अर्थव्यवस्था मानी जाती है, उनमें से एक इजराइल है। वो रेत, तपती जमीन और खारे पानी वाले समंदर के किनारे का देश इजराइल आज दुनिया के समृद्ध और ताकतवर देशों में गिना जाता है। अब सवाल यह है कि ऐसा कैसे हुआ? कौन सी ऐसी बात है कि जो देश भारत की आज़ादी के समय ही वजूद में आया, उसने पिछले 70-72 साल में दुनिया में अपना परचम लहरा दिया? दरअसल यह देश अपने वजूद को बचाए रखने के जज्बे और अपनी नस्ल को बेहतरीन साबित करने की जिद से चलता है। इजराइल में हर आदमी को सेना में सर्विस देना जरूरी है, चाहे वह प्रधानमंत्री का बेटा ही क्यों न हो। महिलाओं को भी सेना में काम करना होता है और आज की तारीख में इजरायली फौज की बड़ी ताकत हैं वहां की लड़कियां। इजराइल के जो नए प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं, नफ्ताली बेनेट, उन्होंने सेना में लंबा काम किया है और कई जाबाज ऑपरेशन को लीड किया है। बेनेट ने 1996 में हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को लीड किया था, जिसको लेकर प्रेस ने उन पर यह आरोप लगाया था कि उस कार्रवाई में 106 लेबनानी नागरिक मारे गए थे और मारे गए लोगों में यूनाइटेड नेशंस के 4 लोग भी शामिल थे। सेना छोड़ने के बाद बेनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में कूद गए और तेल अवीव में एक टेक कंपनी अपनी शुरू की। कुछ समय बाद बेनेट ने उस कंपनी को $145 मिलियन में बेच दिया और राजनीति में कूद पड़े। तब आज जो पीएम है नेतन्याहू, वे विपक्ष में हुआ करते थे। बेनेट ने नेतन्याहू को ज्वाइन कर लिया, उनसे हाथ मिला लिया और उनके लिए काम करने लगे। 5 साल बाद बेनेट ने नेतन्याहू को भी छोड़ दिया और येशा काउंसिल चलाने लगे, जो वेस्ट बैंक में यहूदियों के लिए काम करता था। आज वे नेतन्याहू के खिलाफ लामबंद हुई तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता बन गए हैं और नेतन्याहू की कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं। यानी कि चेले ने गुरु को चलता कर दिया। बेनेट के पीएम बनने के बाद फिलिस्तीन और पड़ोसी अरब देशों के दिन और खराब होने वाले हैं, ऐसा कहा जा रहा है। दरअसल आज अपनी आक्रामक नीति के चलते ही फिलिस्तीन की जमीन पर पैदा होने वाला इजराइल फिलिस्तीन को ही कोने में धकेल चुका है और हर बार की लड़ाई में कुछ न कुछ जमीन कब्जा करता चला जा रहा है। आपको मैंने ऊपर बताया था कि 1948 में जो अरब देश फिलिस्तीन के लिए इजराइल से लड़ने आए थे, वे फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा जमा बैठे। इस पूरे भूगोल को इजराइल ने 1967 में बदल कर रख दिया। जून 1967 में इजराइल और अरब देशों के बीच में एक बड़ा युद्ध हुआ। मिस्र, सीरिया और जॉर्डन जैसे देश एक तरफ और इजराइल दूसरी तरफ अकेला। युद्ध चला महज 6 दिन। हफ्ता पूरा होने से पहले इजराइल ने सबको घुटनों के बल बिठा दिया। उसकी एयरफोर्स ने मिस्र और उसके सहयोगी देशों की वायुसेना को तबाह कर दिया। इस जंग में इजराइल को जीत मिली और उसने मिस्र से सिनाई प्रायद्वीप और गाजा पट्टी, जॉर्डन से वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम और सीरिया से गोलन हाइट्स छीन लिए। संयुक्त राष्ट्र के दखल के बाद जब संघर्ष विराम हुआ, तब तक उस इलाके का सारा भूगोल इजराइल बदल चुका था। अगर आप नक्शा देखें तो इजराइल अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है। मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान जैसे पुराने दुश्मन देश।
यही कारण है कि उसने अपनी सुरक्षा पर बहुत ध्यान दिया है। इजराइल दुनिया का एकमात्र देश है जो पूरी तरह से एयर डिफेंस सिस्टम से लैस है। इसे आयरन डोम कहा जाता है, यानी कि लोहे का गुंबद, जिसको भेदना नामुमकिन सा है। इसीलिए इस बार हमास ने गाजा पट्टी से 1,500 से ज्यादा मिसाइलें और रॉकेट इजराइल के अंदर दागे, लेकिन इक्का दुक्का को छोड़कर सारे हवा में मार गिराए गए। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के ड्रोन को भी ध्वस्त कर देता है। इजराइल ने अपनी इमेज एक अग्रेसिव और पावरफुल कंट्री की बनाई है। वहां किसी भी सूरत में नहीं झुकने और हर हाल में जीतने का एक कल्चर डेवलप हुआ है पिछले 72-73 साल में। इसको समझने के लिए एक दो मिसालें रखना जरूरी है। इजराइल के इतिहास में एक तारीख है 28 जून 1976। अफ्रीकी देश युगांडा में एक शहर है एंतबे। उस शहर के हवाई अड्डे पर इजराइल की राजधानी तेल अवीव से फ्रांस जा रहा विमान खड़ा था। उस विमान में 116 लोग सवार थे, 12 क्रू मेंबर और 104 यात्री। इन यात्रियों में 94 इजराइल के और 10 फ्रांस के थे। इस विमान को फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने अगवा कर रखा था और मांग कर रहे थे कि इजराइल में बंद 40 फिलिस्तीनी आतंकवादियों और कीनिया, फ्रांस, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में बंद 14 आतंकवादियों ने कुल मिलाकर के 54 आतंकियों की रिहाई की जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सभी यात्री मार दिए जाएंगे। आतंकियों ने 3 दिन की मोहलत दी, यानी इजराइल की सरकार के पास 3 दिन थे, वरना उसको अपने नागरिकों से हाथ धोना पड़ेगा। इस विमान अपहरण कांड की सबसे खतरनाक बात यह थी कि युगांडा का शासक ईदी अमीन आतंकवादियों के साथ था। वह खुद एयरपोर्ट जाकर इस बात की तसल्ली कराया था कि आतंकवादियों का मोर्चा मजबूत है और उसके अपने सैनिक उनके साथ खड़े हैं। उस समय इजराइल की प्रधानमंत्री थी गोल्डा मायर, जिनको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। इजराइल ने आतंकियों से 3 और दिन मांगे, यानी कि 3 जुलाई 1976 तक की मियाद। जिस दिन यह समय सीमा खत्म हो रही थी, उसी दिन गोल्डा मेयर ने यह फैसला किया कि आतंकियों को नहीं छोड़ा जाएगा और अपने नागरिकों को बचाने के लिए युगांडा में इजराइल के कमांडो जाकर ऑपरेशन करेंगे। इसी समय ईदी अमीन अफ्रीकी एकता संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए मॉरिशस चला गया। 100 कमांडो का एक फोर्स तैयार की गई और उसको ऑपरेशन के लिए युगांडा रवाना कर दिया गया। इस अभियान का नाम दिया गया ऑपरेशन थंडरबोल्ट। इजराइल के विमानों का एक काफिला तेल अवीव से रवाना हुआ। लगभग 2,500 मील जाना था और उतना ही आना था। इजरायली कमांडो जिस विमान से निकले वे थे C-130 बोइंग 707 और ये दोनों भारी भरकम विमान थे। 4 C-130 और 2 बोइंग 707 विमान का काफिला जो था वो कमांडोज के साथ निकला। तय ये हुआ कि रात 12 बजे के आसपास जब आतंकवादी सो रहे होंगे तब एयरपोर्ट पर लैंड किया जाएगा। लेकिन जब विमान एंतबे एयरपोर्ट पहुंचा तो वहां की सारी लाइट्स ऑन थी। जनरल अशोक मेहता जो उन दिनों अमेरिका में ट्रेनिंग ले रहे थे, उन्होंने बीबीसी को इस ऑपरेशन के बारे में जो बताया था वह मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये जो हवाई जहाज उस समय C-130 और बोइंग 707, 2 बोइंग 707 इस्तेमाल हुए, 4 C-30 हवाई जहाज इस्तेमाल हुए। टेल अवीव से ये निकले सैटरडे 3 जुलाई, 6 दिन के बाद। कोशिश उनकी ये थी कि रात के 12 बजे के करीब, जब इनके गार्ड शायद सो रहे हों, वो उस समय वहां पहुंचे। तो रूट उन्होंने लिया टेल अवीव से स्ट्रेट थ्रू रेड सी जिबूती आए और फ्रॉम जिबूती उन्होंने दे कट अक्रॉस और एंटेबे पहुंचे और ये करीब 7 घंटे इसमें लगे। ओवरऑल इनके थे एक ब्रिगेडियर डैन शॉर्मन और ये लोग पहले 4 C-130, 2 बोइंग्स में उनका कमांड हेडक्वार्टर था और वो एंटेबे एयरपोर्ट को सर्कल कर रहे थे, उसमें कमांड एंड कम्युनिकेशन के साथ। 4 C-130 को लैंड करना था और इन्होंने रात के अंधेरे में प्रैक्टिस किया हुआ था लैंड करने के लिए। लेकिन जब ये हवाई जहाज पहुंचे तो वहां पर वो रनवे पे लाइट जल रही थी और इन लोगों ने 4 के 4 C-130 इतने बड़े हवाई जहाज दे ऑल लैंडेड और किसी को पता नहीं चला। एक जहाज में काली मर्सिडीज कारों का ठीक वैसा ही काफिला था जैसे काफिले से युगांडा का तानाशाह ईदी अमीन चला करता था।
सबसे पहले इस काफिले को विमान से निकाला गया। उसके पीछे कमांडो से भरी 2 लैंड रोवर गाड़ियां भी उतारी गईं। जब मर्सिडीज कारों का काफिला आगे बढ़ा तो भ्रम ये हुआ कि शायद ईदी अमीन आ गया। इसी आड़ में कमांडोज बिजली की फुर्ती से आगे बढ़े और उनका ये ऑपरेशन इतना तेज और सधा हुआ था कि जब तक आतंकवादी और ईदी अमीन के सैनिक माजरा समझते, कमांडोज कमरे तक पहुंच गए थे जहां बंधकों को रखा गया था। लेकिन तब तक युगांडा के सैनिकों और आतंकवादियों की तरफ से गोलियां चलने लगी। इजरायली कमांडो की तैयारी इतनी दुरुस्त थी कि उन्होंने 53 मिनट के अंदर न सिर्फ सभी बंधकों को छुड़ा लिया, बल्कि एयरपोर्ट पर खड़े कई विमानों को उड़ा भी दिया। इनमें एयरफोर्स के 11 फाइटर जेट्स भी शामिल थे। सभी अपहरणकर्ता और करीब 22 युगांडा के सैनिक भी मारे गए। लेकिन चलते चलते एक इजरायली कर्नल जोनाथन नेतन्याहू को गोली लग गई और उन्होंने दम तोड़ दिया। कर्नल जोनाथन इजराइल के मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े भाई थे। ऑपरेशन थंडरबोल्ट ऐसा सफल अभियान था जिसकी मिसाल इतिहास में कहीं और नहीं मिलती। ऐसे ही 1972 में जर्मनी के म्यूनिख में ओलंपिक गेम्स हो रहे थे और फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि पीएलओ के आतंकियों ने खेल गांव में घुसकर इजराइल के खिलाड़ियों को बंधक बना लिया। उन्होंने ये मांग रखी कि इजराइल की जेलों में बंद 234 फिलिस्तीनियों को रिहा किया जाए। इजराइल में तब भी प्रधानमंत्री गोल्डा मायर ही थी। साफ कह दिया कि आतंकियों की कोई मांग नहीं मानी जाएगी। इसके बाद आतंकियों ने 2 खिलाड़ियों के शवों को हॉस्टल के बाहर दरवाजे पर फेंक दिया। दरअसल वो इजराइल पर दबाव बनाना चाहते थे, लेकिन इजराइल तनिक भी झुकने को तैयार नहीं था। गोल्डा मायर के तेवर देखकर दुनिया दंग थी। उन्होंने जर्मनी से कहा कि वे अपने खिलाड़ियों को छुड़ाने के लिए कमांडो फोर्स भेजना चाहती, लेकिन मेजबान देश जर्मनी को इसमें अपनी तौहीन दिखी। जर्मनी ने कहा कि आप परेशान ना हो, हमारे कमांडो यह काम कर देंगे। इस बीच आतंकियों ने एक नई मांग रखी कि वे इजरायली खिलाड़ियों को लेकर जर्मनी से बाहर निकलना चाहते हैं। जर्मन सरकार ने वो मांग मान ली। प्लान ये बनाया गया कि जब एयरपोर्ट पर यह आतंकवादी खिलाड़ियों को लेकर जाएंगे, शार्प शूटर्स को तैनात कर दिया जाएगा। वे मौका पाते ही आतंकवादियों को ढेर कर देंगे और खिलाड़ियों को बचा लिया जाएगा। यह घटना सारी दुनिया टीवी स्क्रीन पर देख रही थी, लेकिन जब शार्प शूटर्स ने आतंकियों को निशाना बनाना शुरू किया, उन लोगों ने खिलाड़ियों को मार दिया। ऑपरेशन नाकाम हो गया। यह घटना इतिहास में ब्लैक सितंबर के नाम से जानी जाती है। लेकिन इसके बाद गोल्डा मायर का रौद्र रूप सामने आया। उन्होंने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को, दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी जिसको माना जाता है, बुलाया, उसके साथ मीटिंग की और कहा कि मुझे उस हर आदमी की मौत चाहिए जो ऑपरेशन ब्लैक सितंबर में किसी भी तरह से शामिल रहा है। म्यूनिख कांड के 2 दिन के बाद इजरायली सेना ने सीरिया और लेबनान में मौजूद फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 10 ठिकानों पर बमबारी की और करीब 200 आतंकवादियों को मार गिराया। उसमें आम नागरिक भी शामिल थे। उधर मोसाद ने उन तमाम लोगों की लिस्ट तैयार कर ली जो ऑपरेशन ब्लैक सितंबर में लगे हुए थे या उससे जुड़े हुए थे। एक एक करके उनकी हत्या होनी शुरू हुई। बदले की यह कार्रवाई सालों चलती रही। इसमें एक हत्या से ही आपको पता चल जाएगा कि मोसाद किस तरह से लोगों को दुनिया भर में ढूंढता रहा और मारता रहा। हुसैन अल बशीर इस नाम का एक शख्स जिसे इजराइल साइप्रस में ब्लैक सितंबर का मास्टरमाइंड मानता था, उसको मारना था। लेकिन वह एक होटल में काम करता था और सिर्फ रात में ही घर आता था। पाँव फटने से पहले निकल जाता था। मोसाद ने उसके बिस्तर में बम लगाने का प्लान बनाया। यह काम वैसे आसान था, लेकिन यह कैसे पता चले कि जब ब्लास्ट हो तब बशीर बिस्तर में ही है। इसके लिए मोसाद के एक एजेंट ने बशीर के ठीक बगल वाला कमरा किराए पर लिया। वहां की बालकनी से बशीर के कमरे में देखा जा सकता था। रात को जैसे ही बशीर बिस्तर पर सोने के लिए गया, एक धमाके के साथ उसका पूरा कमरा उड़ गया। मोसाद के एजेंट लगभग 20 साल तक दुनिया भर में हत्याएं करते रहे, लेकिन उनके निशाने पर ब्लैक सितंबर का मास्टरमाइंड अली हसन सलामेह नहीं आ पा रहा था। उसको मारने की 3 कोशिशें नाकाम हो चुकी थी, लेकिन आखिर में 1979 में सलामेह को एक बम धमाके में उड़ा दिया गया। कहा जाता है कि मोसाद ने 20 साल तक चले इस ऑपरेशन में कुल 35 फिलिस्तीनियों को मारा था। इजराइल की इसी तेवर और ताकत ने दुनिया में उसका रूप बढ़ाया है। वहां की राजनीति बहुत अस्थिर है। बार बार चुनाव होते हैं और बार बार छोटे छोटे दलों का गठबंधन बनाकर सरकार चलती है। यही काम नेतन्याहू 12 साल से कर रहे थे।
लेकिन इस बार उनका साथ देने वाले दल नफ्ताली बेनेट का हाथ थामे हुए हैं। वैसे जानकार कहते हैं कि बेनेट के लिए सरकार चलाना आसान नहीं होगा, लेकिन एक सच तो यह है कि तमाम राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद इजरायल में देश और राष्ट्र की भावना सबसे मजबूत और पहला धर्म है। फिलिस्तीन के बर्बाद होने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि वहां सत्ता के लिए कई गुटों में संघर्ष चलता रहता है। यासिर अराफात की मौत के बाद यह और बढ़ गया। फिलिस्तीन जो बच गया है वो टुकड़ों में है और उसी में से एक टुकड़ा है गाजा पट्टी। 12 किलोमीटर चौड़ी और 40 किलोमीटर लंबी इस पट्टी पर हमास का राज चलता है। अभी हमास ने गाजा पट्टी से ही इजरायल के ऊपर 1,500 से ज्यादा रॉकेट और मिसाइलें दागी। बदले में इजरायल ने जो कार्रवाई की उसमें 300 से अधिक लोग मारे गए हैं और कई बहुमंजिला इमारतें ध्वस्त हो गई। 11 दिन बाद युद्ध विराम तो हुआ, लेकिन हमास का टॉप कमांडर याहिया सिनवार लोगों को इजरायल के खिलाफ उकसाना जारी रखे हुए है। कुछ दिन पहले ही गाजा पट्टी में वह इजरायली सेना के हाथों मारे गए एक आतंकी के बेटे को AK-47 पकड़ाकर अपने मंसूबों का ऐलान कर रहा था। इस दौरान उसके चारों तरफ हजारों की भीड़ खड़ी थी। उधर वेस्ट बैंक में फतेह पार्टी का शासन है। 1948 में जब जॉर्डन ने इसे अपने कब्जे में ले लिया था, उसके बाद इस इलाके का नाम वेस्ट बैंक पड़ा, क्योंकि जॉर्डन नदी के पश्चिम में यही इलाका है। लेकिन 1967 की लड़ाई में इजरायल ने इस पर कब्जा जमा लिया। बाद में इजरायल और PLO के बीच जब ओस्लो समझौता हुआ तो इजरायल ने कुछ इलाके फिलिस्तीन प्रशासन के तहत दे दिए। इन्हीं में से एक है बेथलहम। यरूशलेम से करीब 10 किलोमीटर दूर बेथलहम फिलिस्तीन की राजधानी और फिलिस्तीनी संस्कृति का केंद्र माना जाता है। करीब 5,640 स्क्वायर किलोमीटर के इस इलाके में आज की तारीख में लगभग 28 लाख फिलिस्तीनी और 4 लाख इजरायली रहते हैं। लेकिन इजरायल लगातार जमीन कब्जा करने और उस पर अपने लोगों को बसाने का काम कर रहा है। इसी के चलते फिलिस्तीनियों और इजरायली सेना के बीच में हाल ही में झड़प हुई। इस झड़प में बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनी इलाके में फतेह पार्टी की सरकार है, जिसके मुखिया हैं राष्ट्रपति महमूद अब्बास। लेकिन जनता में हमास का समर्थन, उसके लिए हमदर्दी बढ़ रही है। 2006 के बाद पहली बार इस दफा चुनाव होने वाले थे, लेकिन हमास और इजरायल के बीच संघर्ष की वजह से राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने उसे अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया। 85 साल के अब्बास अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं और फतेह पार्टी में उनके बाद नेतृत्व संभालने वाला कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा। लिहाजा हमास की नजर वेस्ट बैंक में हुकूमत संभालने पर भी है। अब उस यरूशलेम को भी जान लेते हैं जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था और कहा था कि जब फिलिस्तीन को काटकर इजरायल बनाया गया तो यरूशलेम को संयुक्त राष्ट्र के तहत रख दिया गया। ये शहर दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। कई बार बर्बाद हुआ और कई बार बना। यहाँ ईसाई, यहूदी और मुसलमान तीनों का पवित्र धर्म स्थल है। तीनों धर्मों की पीठ है यरूशलेम। इसलिए इजरायल और फिलिस्तीन दोनों इसे अपनी राजधानी का दावा करते हैं। इन वजहों से यरूशलेम बहुत खास है तीनों धर्मों के लिए। इजरायल लंबे समय से इस तैयारी में है कि वो अपनी राजधानी को तेल अवीव से यरूशलेम शिफ्ट कर दे। उसने 1980 में इसका ऐलान भी किया था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के दबाव में वो आगे नहीं बढ़ पाया। 2017 में तब के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यरूशलेम को इजरायल की राजधानी के तौर पर मान्यता दे दी थी, लेकिन फिर दुनिया के देश सामने आ गए। अब कहा जा रहा है कि नेतन्याहू से थोड़े अधिक कट्टर और आक्रामक नफ्ताली बेनेट के प्रधानमंत्री बनने के बाद यरूशलेम को लेकर और गाजा पट्टी वेस्ट बैंक को लेकर इजरायल पहले से अधिक कड़े फैसले ले सकता है। अपनी सरकार चलाने और बचाने के लिए भी शायद बेनेट ऐसा रास्ता अख्तियार करे। इजरायल में जो नई सरकार आ रही है, जिसकी अगुवाई नफ्ताली बेनेट करेंगे, वह भी भारत के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत करेगी, इतना आप तय मानिए। अर्ध सत्य में आज इतना ही। अगले हफ्ते मेरी आपकी मुलाकात फिर होगी। सवाल नया होगा, मुद्दा कोई नया होगा। तब तक के लिए नमस्कार।